नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी एस्पिरेंट्स का इस आइकॉनिक एस्पिरेंट्स पे। साथियों कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से अपने तैयारी को कर रहे होंगे। साथ ही आज जो आपका क्लास है या प्रैक्टिस सेट नंबर 9 होने वाला है। इससे पहले आपका प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 8 तक सारा क्लास अपलोड कर दिया गया है। तो आप सभी एस्पिरेंट्स से विनती है कि आप लोग क्लास को जरूर देखिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात साथी कि आपका जो रुक्मणी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है वह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारा बुक इसी चैनल पे वो भी आपका कंप्लीट करवाया गया है। तो सभी आप लोग से विनती है कि आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और सबको चेक कीजिए। साथ में आपका लैंग्वेज का जो हिंदी और इंग्लिश का पेपर है उसका भी आपका अपलोड किया गया है, तो सब कुछ देखिएगा। आज हम साथी प्रैक्टिस सेट नंबर 9 बहुत ही अच्छे ढंग से अध्ययन करेंगे। थोड़ा सा आप लोग क्लास में बने रहिएगा, पेशेंस बनाए रखिएगा और क्लास को आप लोग जरूर देखिएगा, साथ ही तभी आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले आप सभी को पता होगा कि हम मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को नहीं बल्कि जीएस के प्रश्नों को हल करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा साथी, सबसे पहले आपका जीएस का क्वेश्चन यहाँ पे साथी है। आप लोग भी मेरे साथ साथ कोशिश कीजिएगा कि आप लोग स्कोर कीजिएगा और अपना स्कोर को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जितना हो सके आपसे 10, 20, 30, 40, 50 जितना हो सके आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप खुद सही करें और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि एक प्रकार से आपको पता चल सके कि आपका तैयारी किस लेवल का चल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे। कह रहा है वस्तु पर घर्षण बल सदैव कार्य करता है। जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वस्तु पर घर्षण बल सदैव कार्य करता है, इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी बताएं। साथ ही इसका राइट आंसर होगा आपका आरोपित बल की विपरीत दिशा में। याद रखना है आप सभी को कि वस्तु पर घर्षण बल जो होता है वह सदैव आरोपित बल की विपरीत दिशा में कार्य करता है और किसी वस्तु का भार बढ़ने पर घर्षण बढ़ जाता है, यह भी आप लोग याद रखिएगा। अगर बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान देंगे। कहता है निम्नलिखित में से कौन भारत का राष्ट्रीय पशु है? जल्दी बताइए, बहुत इजी प्रश्न है। यह प्रश्न आपको कई बार बताया भी गया है, तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका राइट आंसर होगा आपका बाघ। ठीक है, क्या है? बाघ है, याद रखेंगे। और बाघ को साथ ही पेंथेरा टाइग्रिस भी कहते हैं, याद रखिएगा, जो कि 1972 में क्या हुआ था, तो याद रखेंगे साथी। एक सेकेंड, 1972 में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब याद रखिएगा। शेर भारत का राष्ट्रीय पशु था और इसे 1973 में राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। किसको? तो बाघ को। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे। चलिए स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है आपके सामने। कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, अभिकथन एक कहेगा विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 सबसे अच्छा अग्निशामक है। साथ ही नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कारण समझ लेते हैं। कारण कह रहा है कि ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 आग को कंबल कर लेती है और इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है, अतः आग पर नियंत्रण हो जाता है। जल्दी बताइए कौन सा इसका आंसर राइट होगा। साथ ही इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा होगा जल्दी बताइए। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, कौन होगा जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर साथी आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। याद रखना है आप सभी को कि बिजली के उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों से जुड़ी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा क्या है, तो आग बुझाने वाला यंत्र है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। आगे बात करें तो कहता है खेती में उर्वरक का उपयोग। साथ ही जल्दी बताइए, खेती में उर्वरक का उपयोग, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा साथी, तो याद रखेंगे आवश्यकता अनुसार करना चाहिए। खेती में उर्वरक का जो उपयोग है यह आवश्यकता अनुसार करना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा करना चाहिए, याद रखना है आप सभी को। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग टेस्ट सीरीज को लगाते चलिएगा, आंसर अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते चलिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथी, और आपका अब दिन एग्ज़ाम का बहुत ही नज़दीक आ रहा है, तो आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में अपना आंसर को बताते चलिएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सरल मशीन नहीं है। साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सरल मशीन नहीं है, जल्दी बताइए इसका राइट आंसर। याद रखना है आप सभी को, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर साथी सिलाई मशीन जो है ये सरल मशीन नहीं है, याद रखना है।
चलिए नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम, तो कहता है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मच्छर से नहीं फैलती है। मच्छर से नहीं फैलती है, यह इसमें से कौन सा बीमारी है, जल्दी बताइए इसका राइट आंसर। साथ ही याद रखना है आप सभी को कि इसका राइट आंसर होगा आपका फ्लू। यह फ्लू जो है यह मच्छर से नहीं फैलती है, याद रखना है आप सभी को। यह क्या है, तो यह एक संक्रामक रोग है, ठीक है। यह एक दूसरे से स्पर्श होने से यह बीमारी फैलती है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगर बात करें हम डेंगू की, तो डेंगू क्या है साथी, तो डेंगू कौन से मच्छर से फैलती है, तो याद रखेंगे यह मादा एडिज मच्छर से फैलती है यह बीमारी, ठीक है। अगर बात करें नेक्स्ट हम कि आपका कहाँ पे, ये साथी यहाँ ध्यान दीजिएगा, फाइलेरिया। फाइलेरिया कौन से बीमारी से, कौन से जीवाणु से फैलती है, तो याद रखेंगे यह फाइलेरिया जो है यह मादा क्लोरेक्स मच्छर से फैलती है। और यह मलेरिया है, ये तो आप सभी लोग जानते होंगे इस मलेरिया को, कि मलेरिया जो है यह मादा एनोफिल्जिन मच्छर से फैलती है। तो तीनों मच्छर से ही फैलती है, लेकिन अलग अलग प्रजाति है, इसको आप लोग याद रखेंगे। कहता है कौन सा घर्षण लाभप्रद है, कौन सा घर्षण लाभप्रद है, याद रखना है आप सभी को। इसका राइट आंसर होगा फर्श पर चलने का घर्षण जो है यह आपका क्या है, तो लाभप्रद है। किसी वस्तु पर लगने वाला वह बल जो गति का सदैव विरोध करता है उसे हम क्या कहते हैं, तो घर्षण कहते हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें तो कहता है एड्स दिवस कब मनाया जाता है। बहुत बार बताया गया यह प्रश्न है, साथ ही इसको आप लोग याद रखिएगा कि एड्स दिवस जो है यह आपको 5 जून को मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, तो याद रखना है कि वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। वहीं पूछ देगा आपसे 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है, तो याद रखना है आप सभी को कि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बात करें हम अगर 1 दिसंबर की, तो इसके बारे में याद रखना है आप सभी को कि इसके 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये 3 चीज़ आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 5 जून को साथी याद रखिएगा, 5 जून को क्या होता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। हम थोड़ा भूल गए थे, तो इसको याद रखिएगा। एड्स दिवस आपको 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कहता है मकान की छत पर दौड़ते हुए बालक में क्या होता है साथी, तो मकान की छत पर दौड़ते हुए बालक में गतिज ऊर्जा होती है, याद रखना है आप सभी को, ठीक है। क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। और मकान की छत पर दौड़ते हुए बालक में गतिज ऊर्जा होती है, तो ये बात सत्य है, लेकिन यह भी याद रखना है कि गति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं, तो गतिज ऊर्जा कहते हैं। यह भी आप परिभाषा याद रखिएगा। आगे हम बात करें तो कहता है जल विद्युत श्रेष्ठ है क्योंकि, याद रखना है साथी, जल विद्युत श्रेष्ठ है वह इसलिए है क्योंकि साथी यह क्या है, तो याद रखिएगा यह आपका उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। यह प्रदूषित रहित है, यह खत्म होने वाला नहीं है, और यह प्राकृतिक संसाधनों का एक सही उपयोग है, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बात करें हम आगे तो कहता है इंडिया गेट किस शहर में अवस्थित है। साथी यह सब प्रश्न आपको मुझे नहीं लगता है कि बताने का ज़रूरत होगा, और इस प्रैक्टिस सेट में कुछ ऐसे प्रश्न भी हैं जो काफ़ी अलग पूछ दिया गया है, जो कि एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है। तो वैसे वैसे प्रश्न बस आप लोग थोड़ा सा कर लीजिए, और क्या, कुछ आसान कुछ हार्ड भी होता है, तो उसके लिए दिक्कत नहीं है। सारा प्रश्न लेवल का ही नहीं मिलेगा आपको, यह भी बात याद रखिएगा। कोई भी एग्ज़ाम में आप एक चीज़ याद रखिएगा, किसी भी एग्ज़ाम में आपको 80% जो प्रश्न होता है वह क्या होता है, तो आसान होता है। 10% जो प्रश्न होता है वही फंसाने वाला होता है, और वही कटअप बनाने वाला क्वेश्चन होता है। तो आप लोग इसको भी थोड़ा सा याद रखेंगे। अगर बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो कहता है यहाँ पे कि निम्नलिखित युगों में से असत्य का चयन करें। एक तरफ व्यक्ति है, दूसरा तरफ उसके द्वारा खोजे गए कुछ प्रयोग हैं। तो चलिए बताइए किसके द्वारा क्या क्या खोज किया गया है, जल्दी जल्दी इसका आंसर करें। इसका राइट आंसर होगा साथी आपका एडवर्ड जेनर के द्वारा जो रेबिस टीका है यह इसके द्वारा नहीं खोजा गया है, यह क्या है, असत्य है, याद रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेगा। और लुई पास्चर ने साथी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लुई पास्चर यहाँ पे हैं, लुई पास्चर के द्वारा जो है यह आपको ध्यान दीजिएगा 1857 ईस्वी में क्विनबन की खोज की गई थी, ठीक है। ये क्विनबन की खोज की गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, एक स्कोनिंग चिकित्सक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1928 ईस्वी में पेनिसिलिन की खोज की थी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेगा। आगे हम बढ़ते हैं तो ध्यान दीजिएगा, आगे थोड़ा सा आप सभी लोग
चलिए ध्यान दीजिएगा साथी, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आज का। यह सारा प्रैक्टिस सेट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं। तो ये सब प्रश्न जो है यह याद रखिएगा, आपका नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यह कितने में प्रधानमंत्री है यह आपको बताना है। ठीक है, यह तो आसान क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा हम इसको हार्ड कर देते हैं कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि यह कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री का भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत उसका चयन होता है प्रधानमंत्री का, इस आपको बताना है। अगर बात करें हम आगे तो कहता है बिहार के राज्यपाल कौन है। साथ ही बिहार के राज्यपाल जो हैं वो कौन है, यह आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यह करेंट का मुद्दा है और ये सबको पता होना चाहिए ये सभी। ठीक है, तो ज़रूर से ये सभी आप लोग क्वेश्चन को बताइएगा। देखिए हम ये किस लिए नहीं कर रहे हैं ये सभी, क्योंकि ये कॉमन चीज़ है, सभी को पता होना चाहिए, इसलिए हम इसका आंसर नहीं दे रहे हैं। आप लोग जल्दी से इसका आंसर कर दीजिएगा ताकि हमें पता चले कि आप लोग पढ़े हुए हैं। चलिए कहता है कि अभिकथन ए, जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। कारण क्या है, तो जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता है। चलिए समझ लेते हैं साथ ही इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे साथ ही क्या हो जाना चाहिए, तो याद रखेंगे यह आपका 3 होगा। ए सही है परंतु आर जो है यह गलत है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप सभी को याद रखना होगा। साथ ही अगर बात करें हम आगे तो ध्यान दीजिएगा, कहता है नेक्स्ट प्रश्न कि दरभंगा जिले के दक्षिण में कौन सा जिला है। इंपॉर्टेंट है, जल्दी बताइए। और जो दरभंगा जिले से बिलोंग करते होंगे उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न होगा। जल्दी बताइए कि यहाँ पे साथ ही दरभंगा जिले से दक्षिण में कौन सा जिला है। साथ ही इसका राइट आंसर होगा आपका समस्तीपुर, याद रखिएगा। ठीक है, क्या होगा आपका समस्तीपुर होगा, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यह जो आपका बात करें हम आगे तो कहता है कौन सा खाद्य घटक हमारे शरीर को बीमारियों से बचाने में मदद करता है। क्या वो वसा है, विटामिन है, प्रोटीन है या फिर कार्बोहाइड्रेट है, कौन सा है, जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा। साथी क्या, जल्दी बताएं, तो याद रखना है आपको विटामिन हो जाएगा। क्या होगा, विटामिन जो है यह आपको कार्बोहाइड्रेट और वसा मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान कराते हैं। वहीं विटामिन और खनिज जो है यह हमारे शरीर को विकास और रख रखाव के लिए आवश्यक है, तो इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं तो कहता है पृथ्वी पर स्थित सबसे गहरे स्थान को क्या कहते हैं। पृथ्वी पर स्थित सबसे गहरे स्थान को क्या कहते हैं, क्या वह कच्छ की खाड़ी कहते हैं, बंगाल की खाड़ी या फिर मेरियाना गर्त कहते हैं, जल्दी बताइए। और यह प्रश्न आपको कई बार हम करवाए हैं, तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग कर दीजिए। साथ ही इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। साथ ही क्या होगा, तो मेरियाना गर्त जो है यह पृथ्वी का सबसे क्या है, तो गहरा स्थान है, याद रखेंगे। हम बात करें अगर इसके बारे में तो इसको बारे में आप लोग याद रखेगा कि साथ ही इसका जो गहराई है यह कितना मीटर है, तो याद रखेंगे 11,000 साथी 002। ठीक है, 022 इसका क्या है, पूरा मीटर है, इतने अंदर गहराई इसका है, याद रखेंगे आप सभी लोग। बात करें हम आगे तो कहता है बिहार का लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है। बिहार का लोक नृत्य इसमें से कौन सा है, क्या झिझिया है, तमाशा है, कथक है या फिर छऊ है, कौन सा है, जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या, तो साथ ही झिझिया जो है यह बिहार का लोक नृत्य है, इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, और कथक जो है यह कथक कहाँ का है, तो याद रखिएगा यह कथक आपका उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। और यह तमाशा कहाँ का है, तो साथ ही तमाशा जो है यह महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। और यह छऊ जो है यह झारखंड का है। तो इस प्रकार से आपको सब बता दिए हैं, याद रखिएगा, कुछ भी आए तो आप सही कीजिएगा। कहता है किस देश को क्रिकेटर का जन्म स्थान माना जाता है, किस देश को क्रिकेटर का जन्म स्थान माना जाता है। मुझे लगता है कि यह प्रश्न आप सभी कर दिए होंगे क्योंकि अक्सर युवा लोग क्रिकेट देखते हैं, तो जल्दी से इसका आंसर कीजिए। साथ ही क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा साथी, तो याद रखेंगे इंग्लैंड। जब आपको पता होना चाहिए कि जब हमारे देश में अंग्रेज लोग थे तभी से क्या हुआ था, क्रिकेट का यहाँ पे प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अंग्रेज लोग खेलते थे तो उसी को देखकर यहाँ पे क्रिकेट प्रारंभ हुआ है। तो आपको याद रखना है कि यह जो है इंग्लैंड होता है, सबसे पहले इंग्लैंड में क्रिकेट का जो खेल था यह प्रारंभ किया गया था। अगर बात करें हम आगे
ध्यान दीजिएगा। और प्रश्न कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। साथ ही आप सभी के लिए हम नया बैच एक और लेकर आ रहे हैं जल्द ही, तो आप लोग इस चैनल पे बने रहिएगा। ध्यान देंगे, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन धमनियों के संबंध में सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन धमनियों के संबंध में सही है, जल्दी बताएं। क्या यह ऑक्सीजन समृद्ध रक्त संचारित करती है, यह रक्त को शरीर के सब भागों में हृदय तक लाती है, या फिर इसमें रक्त कम दाब के साथ बहता है, या फिर आपका हो जाएगा इसकी भित्तियाँ पतली होती है। कौन सा इसका राइट आंसर होगा, जल्दी बताएं। साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1। क्या है, तो यह ऑक्सीजन समृद्ध रक्त संचालित करती है, याद रखेगा। अगर बात करें हम इसके बारे में, थोड़ा सा आप लोग यहाँ याद रखेंगे, धमनियाँ जो है यह ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से दूर शरीर से सभी ऊतकों तक पहुंचाती है। ऊतक का मतलब होता है टिश्यू, ठीक है, टिश्यू होता है, याद रखेंगे। साथ ही इसके बारे में ऊतक का मतलब, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। साथ ही आपका एलोरा में गुफा और रॉक कट मंदिर कहाँ है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और यह एलोरा का जो गुफा है साथ ही बहुत बार बीपीएससी में पूछा गया है, तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। एलोरा जो गुफा है साथी, यह क्या है, तो हिंदू, बौद्ध और जैन के लिए क्या है साथी, यहाँ पे मंदिर है, याद रखेंगे। बात की जाए कि यह किसके शासन काल में स्थापना इसकी की गई थी, तो याद रखेंगे राष्ट्रकूटों के द्वारा की गई थी। कहाँ पे स्थित है, तो यह महाराष्ट्र के साथी औरंगाबाद में स्थित है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम, तो कहता है दांत के सबसे कठोर भाग को कहते हैं, क्या कहते हैं, जल्दी बताइए। दांत के सबसे कठोर भाग को कहते हैं साथी आपका, याद रखेंगे दंत वल्ब। क्या कहते हैं, तो दंत वल्क कहते हैं, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट अगर हम समझें, तो कहता है ठंडा करने पर गैस को द्रव्य में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जल्दी बताइए। ठंडा करने पर गैस को द्रव्य में बदलने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा आप सभी लोग कि इसको हम संगहन कहते हैं। क्या कहते हैं, संगहन कहते हैं, याद रखेंगे। अगर बात करें हम इसके बारे में थोड़ा सा, तो याद रखेंगे साथी कि संगहन वह प्रक्रिया है जिसको द्वारा वायु में जल वाष्प द्रव्य जल में परिवर्तन हो जाती है और पानी का संगहन बिंदु पानी के व्यथा के समान होता है। इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है साथी, कल्पना करें कि आप समुद्र किनारे रहते हैं, आप कैसे पता करेंगे कि चक्रवात आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और वर्तमान में यह बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है चक्रवात की समस्या। तो आप बताइए कि कैसे पता किया जा सकता है कि इस क्षेत्र में चक्रवात आने की संभावना है, जल्दी इसका आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर होगा साथी आपका, ध्यान दीजिएगा, केवल ए, ठीक है। क्या होगा साथी, ऑप्शन नंबर 4 केवल ए। क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, तेज हवाओं को महसूस करने की जो प्रक्रिया होती है इससे पता चलता है समुद्र के किनारे में। बात रखिएगा याद, इस अपने बिहार में नहीं, झारखंड में नहीं, जो कि ये सब क्या है, तो ये सब मरुस्थल है। समुद्र कौन है, आपका गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये सभी होगा, केरल हो गया। तो उस क्षेत्र में अगर अधिक स्पीड में हवा चलती है तो याद रखेंगे साथी ये चक्रवात का एक कारण होता है, चक्रवात आने की संभावनाएं होती है। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो कहता है अपने प्रथम श्रेणी पदार्पण पर तिहरा शतक बनाने वाले खेल के इतिहास में पहले खिलाड़ी कौन है, जल्दी बताइए साथी, कौन है पहले खिलाड़ी। क्या वह पृथ्वी शॉ है, मोहम्मद कैफ है, साकिब गनी है, या फिर यश दुल है। कौन है साथी, याद रखना है आप सभी को कि वह जो पहले खिलाड़ी हैं वह है साथी आपका साकिबुल गनी, ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा आप लोग इसको याद रखेंगे। और बिहार के साकिबुल गनी खेल के इतिहास में सबसे प्रथम श्रेणी पदार्पण पर तिहरा शतक लगाने वाले व्यक्ति बने हैं। तो यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह बिहार के हैं, ठीक है, तो इसलिए भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखेंगे। अगर बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो कहता है थॉमस एडिसन ने किसका आविष्कार किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लेवल वाला क्वेश्चन है, जल्दी बताएं साथी। यह आपको क्लास 5-6 के स्टूडेंट को भी पढ़ाया जाता है, तो जल्दी से इसका आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर होगा आपका क्या, तो इलेक्ट्रिक बल्ब का, ठीक है। थॉमस एडिसन जो थे साथी यह इलेक्ट्रिक बल्ब का खोज किए थे, याद रखेगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कब से कब तक इनका जन्म, याद रखेंगे 11 फरवरी
1847 में इनका जन्म हुआ था साथी, और 18 अक्टूबर 1931 में इनका क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था। यह कहाँ के रहने वाले थे, तो यह भी याद रखेंगे साथी। ये जो थॉमस एडिसन थे यह अमेरिका के रहने वाले थे। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें इनकी और भी उपलब्धियों के बारे में, तो याद रखेंगे इन्होंने बिजली उत्पादन, जन संचार, ध्वनि रिकॉर्डिंग और बहुत सारे यंत्रों का क्या किए, आविष्कार किए हैं। तो इनको थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप सभी ध्यान दीजिएगा और फटाफट थोड़ा सा आप लोग साथी शेयर करते चलिएगा। आपके लिए जल्द ही एक नया और बैच लेकर आ रहे हैं ताकि आपका क्लास जल्द से जल्द सिलेबस कवर हो सके। अब बहुत कम समय बचा है साथी, इसलिए आप सभी से विनती है कि थोड़ा सा सेशन को शेयर करते चलिएगा और सब्सक्राइब जरूर करते चलिएगा चैनल को, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। कहता है सरकार का कौन सा रूप नागरिक को गरिमा बढ़ाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा सा आप लोग समझ अगर पा रहे होंगे तो आपके लिए यह बिल्कुल बेसिक प्रश्न होगा, क्योंकि बहुत बार यह प्रश्न के लगभग मेरे द्वारा बताया गया है। सरकार का कौन सा रूप नागरिकों की गरिमा को बढ़ाता है। साथ ही याद रखना होगा सबको कि इसका राइट आंसर होगा लोकतांत्रिक। सरकार का जो लोकतांत्रिक रूप होता है, यही रूप जो होता है वह व्यक्तियों की गरिमा को क्या करता है, बढ़ाता है। राज्य की जनता को, केंद्र की जनता को, जो भी है सभी जनता के क्या करता है, तो उसकी गरिमा को बढ़ाता है, याद रखिएगा। बात करें हम आगे तो ध्यान दीजिएगा, कहता है कौन सी प्रक्रिया पौधों को ठंडा रखती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, साथ ही जल्दी बताएं कि कौन सा प्रक्रिया पौधों को ठंडा रखती है। आप देखते होंगे कि इतने गर्मी में कोई मनुष्य, कोई व्यक्ति धूप में थोड़ा सा भी नहीं रह सकता है, और यह पौधे हैं जो कि साथ ही दिन दिन भर खड़े रह जाते हैं, टिके रह जाते हैं। तो जल्दी से बताइए यह कौन सी प्रक्रिया है जो कि पौधे को ठंडा रखती है। याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा साथी आपका वाष्प उत्सर्जन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वाष्प उत्सर्जन जो वह प्रक्रिया साथी जो कि पौधा को ठंडा रखता है, और इस प्रक्रिया में नमी पौधा के माध्यम से जड़ों से पत्तियां के नीचे छोटे छिद्र तक ले जाया जाता है। तो ये सभी प्रक्रिया को आप लोग याद रखिएगा। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ध्यान दीजिएगा कि वाहन द्वारा चली गई दूरी को मापने वाला उपकरण को क्या कहा जाता है। वाहन द्वारा जो चलाई गई दूरी होता है उसको मापने वाला यंत्र को हम क्या कहते हैं, जल्दी बताइए साथी इसका राइट आंसर। आप सभी बाइक वाइक चलाते होंगे तो उसमें जो स्पीड मीटर होता है उसको किस चीज़ से मापा जाता है, यह आप बताइए। इसका राइट आंसर होगा साथी आपका ओडोमीटर। याद रखिएगा ओडोमीटर उपकरण है जिसका उपयोग किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात करें हम तो कहता है गोल्डन बॉल अवार्ड किस खेल में दिया जाता है। साथ ही जल्दी इसका आंसर करें, गोल्डन बॉल अवार्ड जो है या किस खेल से संबंधित है, जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर साथी फुटबॉल। याद रखेगा फुटबॉल जो है इसमें गोल्डन बॉल पुरस्कार दिया जाता है साथी, याद रखेंगे। और यह विश्व कप फाइनल में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है, यह भी याद रखेंगे। सबको नहीं दिया जाता है, जब विश्व कप जो होता है साथी फुटबॉल का, तो उसमें जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन होता है जिस खिलाड़ी का, उसको दिया जाता है। जिस प्रकार से आप कह सकते हैं कि मैच में एक प्रकार से मैन ऑफ द मैच मिलता है ना, उसी प्रकार से फुटबॉल का है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय श्रृंखला नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में है। साथ ही नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच में कौन सा पर्वतीय श्रृंखला है, जल्दी बताइए। क्या वह विंध्य पर्वत श्रृंखला है, अरावली पर्वत श्रृंखला है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, या फिर इनमें से कोई नहीं है, जल्दी बताइए साथी इसका राइट आंसर। याद रखिएगा यह आपका ऑप्शन 3 होगा, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। साथ ही आपको यह भी बताना है कि जो हिमालय है यह किस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है, आपको यह बताना है कमेंट बॉक्स में। देखिए साथ ही पर्वत श्रृंखला किसको कहते हैं, जो इस प्रकार से बहुत सारे पर्वत होते हैं उसको पर्वत श्रृंखला कहते हैं। और इसमें सबसे ऊंची जो चोटी होती है इसको हम चोटी कहते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे हम बात करें तो कहता है BCG टीके का प्रयोग किस रोग में किया जाता है। साथ ही BCG जो टीका है यह किस रोग में किया जाता है, तो 100% आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। इसका राइट आंसर होगा साथी आपका क्या होगा, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर साथी इसका C हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, याद रखेंगे। BCG या फिर साथी बेसिल कम्पेट एरियन
तपेदिक भी इसको कहते हैं, जिसको टीबी रोग के लिए एक टीका है, याद रखेंगे। और इसका नाम इसके आविष्कार अल्बर्ट कैलेमेट और कैलेमिनिया एग्रोर के नाम पे रखा गया था। तो थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखेगा। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें तो कहता है विषम चुने। विषम चुने, विषम का तात्पर्य क्या है, पहले यह आपको जानना चाहिए कि विषम चुनने बोल रहा है। इसका आंसर हम पहले बता देते हैं, फिर इसका तात्पर्य भी हम बताएंगे। इसका राइट आंसर होगा साथी आपका मसूड़े। ठीक है, विषम क्या होगा तो मसूड़े होगा, याद रखिएगा। अब कहना क्या चाह रहा है थोड़ा सा समझिएगा। दांत, जीभ और तालु मनुष्य और स्थानधारी जीवों के मुंह के अंदर एक स्थित होती है और ऊपरी और निचले जड़ों में ऊतक जो कि दांतों के आधार को क्या करते हैं तो घेरते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं साथी तो इसको विषम कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय गान पर सांकेतिक भाषा में बने वीडियो का निर्देशन किसने किया था। बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत डेप्थ में यह प्रश्न पूछा जा रहा है। जल्दी बताइए साथी इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखेंगे यह हो जाएगा आपका गोविंद निहलानी। ठीक है, क्या हो जाएगा साथी गोविंद निहलानी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय गान का सांकेतिक भाषा में वीडियो बनाने वाला जो निर्देशक थे यह कौन थे तो गोविंद निहलानी थे, याद रखेंगे। और यह कब बना था साथी यह भी आपसे पूछ दिया जाएगा। तो याद रखिएगा 2017 में मानव संसाधन विकास के मंत्रालय के द्वारा इसको बनाया गया था, इसको प्रस्तुत किया गया था। इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि इरिट्रिया देश किस महाद्वीप में है। साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपसे कोई भी महाद्वीप पूछ दिया जाएगा, उस महाद्वीप में कितने देश हैं वह आपसे पूछ दिया जाएगा। तो थोड़ा सा आप लोग साथ ही वर्ल्ड ज्योग्राफी को भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा आपका साथी अफ्रीका। ठीक है, इरिट्रिया देश जो है साथी यह अफ्रीका महाद्वीप में है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। क्लास का लेवल कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताइएगा। और हम एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि आपके लिए जल्द ही साथ ही कल या परसों से आपका एक और नया बुक लेकर आ रहे हैं जो कि बहुत ही अच्छा है और आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद वो भी बुक है। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा, हम बार बार बोल रहे हैं। और कोशिश कीजिए कि और भी अधिक से अधिक एस्पिरेंट इस चैनल से जुड़ें, ताकि यहाँ पर उनको फ़ायदा ही होगा, किसी भी प्रकार का घाटा नहीं होगा। टाइम वेस्ट यहाँ पर नहीं किया जाता है। इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ब्रेसिक्ट से डैश से संबंधित है, किससे संबंधित है ब्रेसिक्ट। साथ ही इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। याद रखेंगे साथ ही इसका राइट आंसर होगा आपका ग्रेट ब्रिटेन का EU से निकास। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन का EU से निकास जो है यह क्या है तो ब्रिटिश से संबंधित है, याद रखिएगा। थोड़ा सा इसको हम समझाना चाहेंगे ताकि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट होंगे जिनको समझ में नहीं आया होगा। देखिए कहना का तात्पर्य क्या कह रहा है, दो शब्द ब्रिटेन और इजिप्ट दो शब्द है, मिलाकर इसको क्या होता है तो साथ ही इसको मिलाकर ब्रिटिश शब्द बनता है। ठीक है, क्या बनता है ये ब्रिटिश शब्द बनता है दो शब्दों के मेल से। और याद रखेंगे आप सभी लोग कि ब्रिटिश यूरोपीय संघ के यूनाइटेड किंगडम का प्रस्थान है, जो कि 31 जनवरी 2020 को साथ ही इसका क्या हुआ था स्थापना हुआ था, याद रखेगा। और ब्रिटेन यूरोपीय संघ छोड़ने वाला एकमात्र स्वतंत्र देश था, यह भी याद रखेगा, यह एकमात्र देश था। चलिए अब हम आगे बात करें। निम्नलिखित जानवरों में से किस एक की त्वचा श्वसन अंग है। साथ ही जल्दी बताइए निम्नलिखित जानवरों में से किस एक का त्वचा जो है यह श्वसन अंग है। क्या वह मेढक है, सार्ग है, तिलचट्टा है या फिर व्हेल है। जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका राइट आंसर होगा आपका मेढक जो है, याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा। अगर बात की जाए इसके बारे में थोड़ा सा और तो याद रखेंगे साथ ही केंचुआ और उभयचर जैसे मेढक अपनी त्वचा से सांस लेते हैं, वैसे ही मेढक में श्वसन फेफड़े और त्वचा दोनों होता है, याद रखिएगा ये सभी बातें आप लोग। आगे हम बात करें, कहता है कौन सा देश जो उत्पादन में सबसे आगे है।
कौन सा देश जौ उत्पादन में सबसे आगे है? क्या वह फ्रांस है, भारत है, रूस है या फिर चीन है? साथी जल्दी इसका आंसर करें। राइट आंसर इसका होगा साथी रूस। याद रखिएगा, रूस जो है यह विश्व में जौ का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है, इसको याद रखेगा। और राजस्थान भारत में जौ का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो यह भी आप लोग याद रखेंगे भारत के संदर्भ में। चलिए, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? साथ ही ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो है यह आपका कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में है, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें इसके बारे में तो यह भी याद रखेगा कि एक विस्तृत बंजर भूमि का क्षेत्र है जो कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह कौन सा साथी? तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। यहाँ पे आप नाम देख रहे होंगे मरुस्थल। मरुस्थल उसी को कहा जाता है साथी जो कि बहुत दूर तक रेगिस्तान होता है, उसको मरुस्थल कहते हैं। दूर दूर तक आपको कोई निवासी नहीं दिखेगा, दूर दूर तक आपको पानी का नहीं दिखेगा। इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा। साथी कह रहा है तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज को किसने हराया था? साथी तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज को जो हराने वाला व्यक्ति था वह कोई और नहीं साथी कौन था? तो यह मोहम्मद गौरी था, एक अफगानी शासक था साथी जो अफगान के मध्य एशिया से आया था। और यह साथी पृथ्वीराज चौहान को क्या करता है? पराजित करता है। और इसी के बाद क्या हो जाता है साथी? तो भारत में दिल्ली सल्तनत का नींव पड़ जाता है। इसका एक प्रकार से मोहम्मद गौरी का वह गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि साथी दिल्ली पे क्या करता है? यह जीता हुआ क्षेत्र होता है मोहम्मद गौरी का, और इस पे दिल्ली में साथी मोहम्मद गौरी शासन करने लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे। कहता है ओकोजिन किसका कारण बन सकता है? ओकोजिन किसका कारण बन सकता है? जल्दी बताइए, क्या कैंसर है, एड्स है, टाइफाइड है या फिर मलेरिया है? साथ ही इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे कैंसर। याद रखिएगा, कैंसर जो है यह ओकोजिन का कारण है, याद रखेंगे। कहने का तात्पर्य है कि ओकोजिन एक उत्परिवर्तन जीव है जिसमें कैंसर पैदा करने की क्षमता होती है, याद रखिएगा सिंपल शब्दों में। अगर बात करें हम आगे तो कहता है भारतीय रिजर्व बैंक को राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? साथ ही कल का अगर आपको पता होगा, कल का प्रैक्टिस सेट आप किए होंगे तो याद रखिएगा, आपको बताए थे कि 1935 ईस्वी में साथ ही क्या हुआ था? भारत शासन अधिनियम आया था जिसके अंतर्गत आरबीआई की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। और उसी के अंतर्गत क्या हुआ था साथी? तो उसी के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे बैंक थे जिसमें क्या हुआ था? बहुत सारे बदलाव हुआ था। और इसी अधिनियम के अंतर्गत साथी आपका 1949 में क्या होता है? तो जितने भी बैंक थे, खासकर भारतीय रिजर्व बैंक के साथी इसका राष्ट्रीयकरण हो गया था। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे आप लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ दिया जाए तो इसको याद रखेगा। यह भी याद रखेगा कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम कब आया था? तो 1934 में आया था। किस अधिनियम के अंतर्गत आया था? तो सब का सब साथी यह आपका 1935 भारत शासन अधिनियम था, इसी के अंतर्गत आया था, याद रखेगा। कहता है आप सभी ने सपेरों को बीन बजाते देखा होगा। बीन बजाने के किस सब्जे के सूखे खोला का इस्तेमाल किया जाता है? जल्दी बताइए। साथ ही इसका राइट आंसर होगा, अगर बात की जाए तो आप सभी बीन बजाते हुए देखे होंगे सपेरे को। तो यह पूछा जा रहा है आपसे कि सपेरा जो बीन बजाता है तो वह किस भाग का सूखे हुए खोखली का यूज करता है? साथ ही जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, वह लौकी का यूज करता है। क्या करता है साथी? लौकी का यूज करता है, याद रखेंगे। साथ ही यह भी थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा कि यह सपेरा द्वारा इसे सड़क का पर प्रदर्शन के दौरान इसे बजाया जाता है और अक्सर सौंदर्य कारण से लौकी की गर्दन को उकेरा जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इस सब को आप लोग याद रखिएगा। खास प्रश्न नहीं है, आपसे यह सब क्वेश्चन उतना उम्मीद नहीं कि पूछा जाएगा। जो उम्मीद रहता है हम आपको पहले ही बता देते हैं। मेरा काम है कि आपको सही मार्ग दिखाना, सही चीज़ बताना, अफवाह फैलाना नहीं। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। कहता है खारे पानी में विकसित पौधे को डैश कहा जाता है। खारे पानी में जो विकसित पौधे होते हैं उसको क्या कहते हैं? तो साथ ही यह आपका होगा हेलोफाइट्स। क्या होगा? हेलोफाइट्स कहा जाता है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कहता है फिलोलॉजी डैश है। फिलोलॉजी जो है साथी यह किस चीज़ का अध्ययन कराता है हमें? तो याद रखेंगे यह आपका भाषाओं का विज्ञान है। ठीक है,
फिलोलॉजी जो है यह क्या है, तो भाषाओं का विज्ञान है। और यह भाषा शास्त्र जो कि फिलोलॉजी साथी जो है यह भाषा ज्ञान, एक प्रकार से भाषा शास्त्र कहते हैं इसको, जो कि एक विशेष भाषा या फिर भाषा परिवार के समय के साथ परिवर्तन का अध्ययन कराता है। और याद रखिएगा साथी इसके बारे में कि यह अवस्थी विज्ञान अधिपंचर और अस्थिर संरचनाओं की संरचना के कार्य का अध्ययन कराता है। चलिए आगे हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान देंगे साथी, कहता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निम्नलिखित में से कौन से दो महासागरों के बीच से गुजरती है। साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने अब आ गया है, जल्दी इसका आंसर करें। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा दो देशों के बीच जो तिथि रेखा डेट में बदलाव होता है, समय में बदलाव होता है, यह कौन सा रेखा निर्धारित करती है, यह आपसे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी बताएं साथी। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा आपका प्रशांत और हिंद महासागर। ये दो है साथी, याद रखेंगे प्रशांत महासागर और हिंद महासागर, ये दो है जो क्या करती है, तो यह काल्पनिक रेखा है, इसको याद रखिएगा। कई बार हम आपको बताए हैं कि जितने भी है यह काल्पनिक रेखा है, जो कि साथ ही क्या करते हैं, तो यह याद रखेंगे जो कि उत्तर से लेकर दक्षिण ध्रुव तक जाती है और साथ ही दो कैलेंडर दिनों को अलग अलग करती है, याद रखिएगा। चलिए आगे हम समझना चाहें तो ध्यान दीजिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बोड़ा किस अनाज की किस्म है। बोड़ा जो है यह किस अनाज की किस्म है, यह आपसे पूछा जा रहा है। थोड़ा सा मुझे लग रहा होगा यह जो प्रश्न है आपको ऊपर से जा रहा होगा, साथ ही इसको हम समझाने का बिल्कुल प्रयास करेंगे। बोड़ा साथ ही इसका राइट आंसर होगा आपका चावल। ठीक है, क्या है साथी, बोड़ा एक प्रकार का चिपचिपा चावल है जो कि एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है और यह चावल मानव स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, यह भी आप लोग याद रखिएगा। अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें तो कहता है कौन से शहर को स्वर्ण मृत द्वार कहा जाता है साथी, जल्दी बताइए। कौन से शहर को स्वर्णिम द्वार का शहर कहते हैं, इसको जल्दी बताइए साथी। थोड़ा सा हम क्षमा चाहेंगे, थोड़ा सा एक्चुअली में आज तबीयत भी ठीक नहीं है और आपके लिए आज 3 क्लास अपलोड होगा, तो आप लोग चैनल पे बने रहिएगा। थोड़ा सा प्रेशर बढ़ जाता है, अकेले सब कुछ करना होता है, तो समझिएगा। प्रेशर चाहे जितना भी बढ़े, लेकिन आपका सुपर टेट करवाना क्लियर मेरा फ़र्ज है, जो कि जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाए शांत नहीं रहना है, ना हमें रहना है ना आपको रहना है। और साथ ही इसी प्रकार से इसका जल्दी से आंसर कीजिए, क्या वह रोम हो जाएगा, ऑक्सफोर्ड हो जाएगा, न्यूयॉर्क हो जाएगा, फिर सैन फ्रांसिस्को हो जाएगा। साथ ही इसका राइट आंसर आपका कौन सा होगा, तो याद रखना है आप सभी को, इसका राइट आंसर आपका सैन फ्रांसिस्को हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हम आगे, तो ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। कहता है कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग नई दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई को जोड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा। साथ ही इसका राइट आंसर होगा आपका कौन सा, तो याद रखेंगे NH8। ठीक है, NH8 जो है साथी, यह आपका राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को वित्तीय राजधानी मुंबई से जोड़ता है और महत्वपूर्ण शहर जैसे गुरुग्राम, जयपुर, अजमेर, उदयनगर, अहमदाबाद, बड़ौदरा, सूरत, ये सभी जो आदि हैं, सभी शहरों को यह NH8 जोड़ता है, याद रखेंगे। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारत का कौन सा बंदरगाह ज्वारिन बंदरगाह कहलाता है। सबसे पहले तो आपको हम बता दिए हैं कि बंदरगाह किसको कहते हैं, बहुत क्लास में आपको बताए हैं कि बंदरगाह का मतलब क्या होता है, बंदरगाह किसको कहते हैं, तो आप लोग यह कंफ्यूज मत कीजिएगा कि बंदरगाह क्या होता है। अब इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से बताएं, तो साथ ही इसका राइट आंसर होगा आपका कांडला। ठीक है, क्या होगा, कांडला जो है, याद रखिएगा, यह आपका क्या हो जाएगा साथी, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर ज्वारिन बंदरगाह उन बंदरगाहों को समर्पित करते हैं जिसमें बंदरगाह के भीतर जल का स्तर महासागरों में जल के स्तर में परिवर्तन के साथ बदलाव रहता है, याद रखिएगा आप सभी लोग इसके बारे में। कहता है निम्नलिखित में से कौन पारदर्शी है। साथ ही पारदर्शी जो है ये इसमें से कौन सा है, तो याद रखेंगे कांच जो है यह आपका पारदर्शी है, याद रखेगा। जिसके आर पार देखा जा सकता है उसको हम पारदर्शी कहते हैं, सिंपल बात अगर की जाए तो। इसमें आ सकता है आपका कांच, साफ पानी और बहुत सारा चीज़ है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे।
ध्यान देंगे साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जल मंदिर बिहार में कहाँ स्थित है। जल मंदिर साथी बिहार में कहाँ स्थित है, जल्दी इसका आंसर करें। तो याद रखेंगे इसका पावापुरी हो जाएगा। ठीक है साथी, बिहार के नालंदा जिले के पावापुरी में जल मंदिर है, जहाँ पर महावीर स्वामी को क्या हुआ था साथी, तो मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, मृत्यु हुई थी, याद रखिएगा। अगर बात करें हम नेक्स्ट, तो ध्यान दीजिएगा स्टेटमेंट वाला प्रश्न है यहाँ पे आपको, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। कहता है राजू कपड़े को रंगने का काम करता है, वह कपड़े को रंगने के लिए नीचे दिए गए किन फूलों के रंग का प्रयोग कर सकता है, जल्दी बताइए क्या वह कौन सा इसमें राइट आंसर होगा। साथ ही इसमें राइट आंसर कौन सा होगा जल्दी बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सेकंड। ठीक है, ऑप्शन सेकंड होगा साथी, ए और क्या है, बी है। ए है साथी जिनिया और बी है आपका गुलदावरी। यह जो दो फूल है साथी, इसका कलर क्या करेगा, राजू कपड़े रंगने के लिए करेगा, याद रखेंगे। बात करें हम आगे, तो ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। नेक्स्ट प्रश्न पे आपका ध्यान है साथी, यहाँ दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा आप लोग पेशेंस बनाए रखेंगे। क्लास को आप लोग जरूर पूरा देखिए, तभी आपका इस बार क्लियर होने वाला है। कह रहा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, बहुत बार बताया गया है और हम आपको लगातार बोल रहे हैं कि साथी जितने भी महत्वपूर्ण दिवस है याद कर लीजिए, नहीं तो आपको फिर 1-2 नंबर के वजह से आपका कटअप में नाम नहीं आएगा। साथ ही इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 5 जून। साथ ही 5 जून को जो है यह विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे। और सर्वप्रथम विश्व पर्यावरण दिवस जो था साथ ही 1973 में मनाया गया था, यह भी याद रखेंगे। कब मनाया गया था, तो 1973 में। एक वस्तु जो कि सभी रंगों को अवशोषित करती है, कोई रंग परावर्तित नहीं करती, कहा जाता है उसको कौन सा रंग, क्या वो सफ़ेद, भूरा, काला या फिर नीला होगा, जल्दी इसका आंसर करें। साथ ही इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, काला जो है, साथ ही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें तो इसके बारे में। तो नेक्स्ट है आपका मखाना की खेती होती है कहाँ पे, मखाना की खेती साथी कहाँ होता है, तो याद रखेंगे आप लोग, यह होता है जलीय में। मखाना जो है साथी जल में होता है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद अगर हम बात करें थोड़ा सा यहाँ पे मखाना के बारे में हम जिक्र करना चाहेंगे कि मखाना की खेती ज़्यादातर तालाबों या फिर साथ ही जलाशय में की जाती है, जो कि इसके बीज को तालाब के पर्णीकरण में किया जाता है। और इस प्रकार से साथी इसे बाद में अप्रैल के महीने में पौधे के फूल लगने लगते हैं। कब महीने में, तो अप्रैल के महीने में, और उसके 1 से 2 महीने के बाद साथी फूलों में फल लगने लगते हैं। तो इस प्रकार से याद रखेंगे, जो अभी वर्तमान का मौसम है यही आपका मखाना का मौसम है, इसको याद रखेंगे। कहता है कैक्टस पौधा है, कैक्टस क्या है, जलीय है, परजीवी है, सजीवी है या फिर मरुभूमि है। साथ ही जो कैक्टस है यह आपका हो जाएगा क्या, तो याद रखेंगे यह मरुभूमि है, याद रखेंगे। कैक्टस जो है यह मरुभूमि पौधा का उदाहरण है। और इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा अगर बात करें तो याद रखिएगा कैक्टस एवं साथ ही कैलिफोर्निया जो है यह आदि जो आता है, यह सभी क्या आता है, तो मरुस्थलीय में आता है, मरुभूमि में आता है, याद रखिएगा। चलिए आपका स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा। कहता है पहला स्टेटमेंट, कथन विद्यालय में और आसपास पड़ोस के बच्चों को एक दूसरे की मदद के लिए मौका देना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें तो सेकंड कथन कह रहा है एक दूसरे से बच्चे सहजता से बहुत कुछ सीख सकते हैं। जल्दी बताइए कौन सा कथन इसमें सही है। आप लोग टीचर बनने वाले हैं, बिहार का भविष्य को संवारने वाले हैं, तो जल्दी बताइए कि इसमें आपका क्या ख्याल है। साथ ही इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या, तो याद रखिएगा 1। कथन 1 और 2 दोनों क्या है, सही है, जो कि बिल्कुल सही बात है, याद रखिएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, तो ध्यान दीजिएगा साथी आपका क्वेश्चन नंबर आपका 100 पे पहुंच गए हैं। और जल्दी से आप सभी को अपना स्कोर बता दे चलना है कमेंट में कि आपका स्कोर कितना हो चुका है। कहता है गुलाबी सिर वाला बतख है, कौन है साथी गुलाबी सिर वाला बतख, तो याद रखेंगे जंगलों से लगभग खत्म हो गए हैं। ठीक है, गुलाबी सिर वाला जो बतख है यह क्या हो गया है, तो जंगलों से लगभग यह खत्म हो चुका है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगर बात करें हम तो याद रखेंगे साथी नेक्स्ट क्वेश्चन के, कहता है ब्रेल लिपि में स्लेट पर कितने बिंदुओं को उभार कर लिखा जाता है। सबसे पहले तो साथी आपको ब्रेल लिपि जो है यह हम कल के सेशन में बताए थे कि ब्रेल लिपि कौन से विद्वान के द्वारा यह तैयार किया गया था और यह लिपि जो है यह किसके नाम पे रखा गया था, कल ही के सेशन में बताए हैं। तो आप लोग से विनती है कि कल वाला सेशन देखिए, तभी आपको आज का सेशन देखना चाहिए था। अब बात करते हैं इसका आंसर के बारे में, तो इसका राइट आंसर होगा साथ ही आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या,
तो याद रखिएगा यह 6 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, ब्रेल लिपि में स्लेट पर 6 बिंदु को उभार कर लिखा जाता है और ब्रेल लिपि की खोज साथी फ्रांसीसी नेत्रहीन लुई ब्रेल ने की थी। फिर से आपको एक बार बता रहे हैं। ठीक है, और यह जो लिपि होता है किसके लिए होता है, तो यह भी याद रखेंगे नेत्रहीनों के लिए होता है। किसके लिए होता है लिपि? नेत्रहीनों के लिए होता है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया साइंस टेक्नोलॉजी का। चंद्रयान 2 जो है इसका सफल बनाने वाली 2 महिलाएं कौन थी? जल्दी बताइए साथी, चंद्रयान 2 को सफल बनाने वाली 2 महिलाओं का नाम इसमें जल्दी बताएं। महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है और भारत में अभी वर्तमान में महिलाओं के सशक्तिकरण पे बात की जा रही है, तो जल्दी इसका आंसर कीजिए क्या होगा। साथ ही याद रखेंगे यह आपका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। मुथैया वनीता एवं ऋतु कड़ी धाल जो है यह आपका राइट आंसर होगा। साथी याद रखेंगे चंद्रयान 2 जो था साथी यह एक चंद्रमा अभियान था जो कि 22 जुलाई, याद रखेंगे 22 जुलाई 2019 को क्या किया गया था साथी? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से हरिकोटा से लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलिए आगे हम समझने का कोशिश करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे थोड़ा क्लियर होने दीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, कहता है, एक सेकंड, चलिए ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। कहता है लंबी अवधि तक खाद्य पदार्थ रखना हो तो क्या करना चाहिए? लंबी अवधि तक किसी खाद्य पदार्थ को रखना हो तो हमें क्या करना चाहिए? साथ ही याद रखना है आप सभी को कि क्या करना चाहिए, तो उसको पानी का अंश निकाल देना चाहिए। कोई भी चीज़ अगर होता है साथी तो उसको पानी नहीं पड़ना चाहिए, तभी वो क्या होगा साथी? ठीक रहेगा, वरना वो क्या हो जाएगा? सड़ गल जाएगा, उसमें कीड़े मकोड़े लग जाएंगे। इसको आप याद रखिएगा, ये बेसिक प्रश्न था। ताप और प्रकाश ऊर्जा का स्रोत क्या है? बहुत बार बताया गया प्रश्न है कि ताप हो या फिर प्रकाश ऊर्जा हो, बात एक ही है। और इसका जो स्रोत होता है वह कौन सा होता है? तो साथ ही इसका स्रोत आपका सूर्य होता है। ठीक है, बहुत बार बताया गया प्रश्न है, तो यह सूर्य से बड़ा कोई स्रोत ही नहीं है प्रकाश का। इस चीज़ को आप पृथ्वी पे याद रखिएगा, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर बात करें हम आगे, तो कहता है निम्नांकित में से कौन जलीय पौधा नहीं है? क्या कमल है, जलकुंभी है, कुदुमनी है या फिर गुलाब है? कौन नहीं है साथ ही जलीय पौधा कौन नहीं है? जल्दी बताएं। इसका राइट आंसर होगा आपका गुलाब जो है यह जलीय पौधा नहीं है, यह बिल्कुल सत्य है। चलिए आगे हम बात करें, तो कहता है वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण का नाम बताइए। कौन सा नाम हो जाएगा साथी? तो याद रखेंगे यह आपका हाइग्रोमीटर हो जाएगा। याद रखेगा क्या हो जाएगा? हाइग्रोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग मौसम विज्ञान में हवा की नमी या फिर जल वाष्प की मापने के लिए किया जाता है। याद रखेंगे। चलिए आगे हम बात करें, तो कहता है रबी फसल के उदाहरण क्या है? क्या वो गेहूं, दाल, सरसों, मटर है, धान, मक्का है, धान सोयाबीन है, मक्का या फिर सोयाबीन है? रबी फसल किसके अंतर्गत आता है? जल्दी बताइए। साथ ही इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गेहूं और दाल, सरसों जो है यह आपका रबी फसल आता है, जो कि अक्टूबर नवंबर के महीना में इसका रबी फसल का लगाया जाता है। याद रखिएगा। आगे हम बात करें, तो कहता है उस देश का नाम बताइए जिसे अंतरिक्ष में पहला उपग्रह अस्तुनित फर्स्ट जो था यह लॉन्च किया था। जल्दी बताइए साथी, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे यह सबसे पहले सोवियत संघ था। याद रखिएगा सोवियत संघ जो था साथी, इसको वर्तमान में अब रूस कहा जाता है। तो याद रखेंगे इसके बारे में। साथ ही इसके अगर हम बात करें तो थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताते हैं कि यह जो स्तूपित वन था साथी, इसको लॉन्च पृथ्वी पर पहला कृत्रिम उपग्रह था जो कि 585 मीटर व्यास पावलिन धातु क्षेत्र में था। और इसके बारे में रेडियो वेव को प्रसारित करने के लिए यह 4 रेडियो एडिना प्रकाशित किया गया था। तो यह थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। थोड़ा सा इसको याद रखिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बाई चांस पूछ दिया जाए क्योंकि साइंस टेक्नोलॉजी का प्रश्न है तो इम्पोर्टेंट हो सकता है। कहता है निम्नलिखित पंक्तियों में किसके बारे में जिक्र किया जा सकता है? साथ ही जल्दी बताइए, निम्नलिखित पंक्तियों में किसके बारे में जिक्र किया जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा साथी आपका, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर 3 पानी का। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा। साथ ही दी गई, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दी गई जो जितने भी परिभाषाएं हैं ये सभी परिभाषाओं के बारे में हम बात करें तो याद रखेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग
ये पंक्ति बताती है क्या? तो यह पंक्ति बताना चाहती है कि पृथ्वी पर पानी का कितना ज़्यादा उपयोग होता है, पानी का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और पृथ्वी पर पानी का जो है यह जीवन का स्रोत है, यह आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है इस पंक्ति के माध्यम से। तो थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिएगा। कहता है भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है? भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है साथी? क्या वो लोकसभा है, विधानसभा है, पंचायती राज व्यवस्था है, या फिर मंत्री परिषद है? जल्दी बताइए कौन सा हो जाएगा। तो याद रखेंगे साथी, यह आपका हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था। सभी को पता होगा, नॉर्मल प्रश्न है, और आप टीचर बनने वाले हैं तो ये तो प्रश्न आपसे जुड़ा हुआ रहेगा हमेशा। पंचायती व्यवस्था, पंचायत में जब चुनाव वगैरह होंगे तो आप सभी को ड्यूटी दिया जाएगा, तो थोड़ा सा आप यहाँ याद रखेंगे। अगर बात की जाए साथी इस पंचायती राज व्यवस्था में, तो महिलाओं को 50% आरक्षण दी गई है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। तो कहता है विश्व का सबसे लंबा जानवर कौन है? विश्व का सबसे लंबा जानवर, जाहिर सी बात है साथी, यह आपका कौन हो जाएगा? तो जिराफ हो जाएगा। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, ये सब बेसिक प्रश्न है। चलिए आगे हम बात करें। तो कहता है कृषि सुखाड़ होता है किस वजह से? साथी कृषि जो होता है सुखाड़, या किस वजह से होता है? तो जल के अभाव के कारण होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जल के अभाव के कारण साथी कृषि सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होती है, और जब मानसून के कारण बारिश न्यूनतम स्तर से नीचे हो तो उस स्थिति को सूखा कहते हैं, याद रखेंगे। जैसे मानकर चलिए किसी क्षेत्र का 25% पानी का आंकड़ा किया गया है कि यहाँ इस क्षेत्र में कम से कम 25% बारिश होनी चाहिए, या फिर मान के चलिए पटना क्षेत्र की हम बात करें तो कम से कम यहाँ 30% पानी होनी चाहिए। अगर इससे कम वर्षा होता है तो उस मौसम को क्या कहा जाएगा? उस वर्ष को इस क्षेत्र का सुखाड़ मौसम कहा जाएगा, याद रखिएगा। इसको सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया जाएगा, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें हम, कहता है पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रवाहित होता है? पीलिया रोग से साथी शरीर का कौन सा अंग प्रवाहित होता है? तो याद रखेंगे लीवर हो जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। पीलिया रोग एक प्रकार से जॉन्डिस होता है, और याद रखेंगे जॉन्डिस जो होता है साथी यह लीवर को कमज़ोर करता है, आप सबको यह बात पता होना चाहिए। कहता है बिहार की पहली रेल लाइन निम्नलिखित में से कौन थी? जल्दी बताइए साथी, बिहार की पहली रेल लाइन जो थी यह कौन थी? तो याद रखेंगे ईस्ट इंडिया रेलवे थी। कौन थी? ईस्ट इंडिया रेलवे थी, जो कि साथी याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। अगर बात की जाए इसकी स्थापना के बारे में, तो याद रखेंगे बिहार में सर्वप्रथम ट्रेन जो चली थी यह आपका 15 अप्रैल 1874 को चली थी। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताया जा रहा है, तो थोड़ा सा याद रखेंगे। और कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो याद रखेंगे यह समस्तीपुर से लेकर दरभंगा तक चली थी साथी, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। पहली बार बिहार में ट्रेन की बात की जा रही है, तो थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुल कितने राज्य हैं? साथ ही यह प्रश्न मुझे नहीं लगता है कि बताना चाहिए, यह प्रश्न हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं। जल्दी बताइए कि भारत में कुल कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? जल्दी से जल्दी इसका आंसर आप लोग कर दीजिएगा। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? रज्जू मार्ग जो है बिहार में कहाँ है साथी? तो याद रखिएगा यह आपका हो जाएगा राजगीर में है रज्जू मार्ग। ठीक है, यह रज्जू मार्ग राजगीर में है, और रज्जू मार्ग एक प्रकार का वाहन है जो कि साथी तारों के बीच केबल द्वारा पर्यटनों को ले जाया जाता है। ठीक है, यह क्या है? तो एक प्रकार का पर्यटन स्थल है, इसको आप लोग इस प्रकार से भी याद रखते हैं। चलिए निम्नलिखित कथनों में सही विकल्प का चयन करिए। चलिए चयन कीजिए साहब, आप लोग कौन सा कथन इसमें सही होगा। साथ ही इसका अगर हम बात करें तो याद रखेंगे आपका ऑप्शन सेकंड ए और बी जो है यह आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ए है डॉल्फिन में गिल नहीं होती है, और वेल सिर पर स्थिर नासा द्वारा श्वास लेता है। यह जो दोनों कथन है बिल्कुल सत्य है। आगे हम बात करते हैं। तो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर केवल भारत में पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा साथी आपका क्या? तो घड़ियाल जो है यह सिर्फ भारत में पाया जाता है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आपका समाप्त होने वाला ही साथी, थोड़ा सा आप लोग पेशेंस बनाए रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ग्राम कचहरी का प्रमुख कौन सा होता है? कौन होते हैं ग्राम कचहरी? आप सभी को पता होगा कि ग्राम कचहरी होता है जो जिसके प्रमुख कौन होते हैं? मुखिया होते हैं, वार्ड सदस्य होते हैं, सरपंच होते हैं, या फिर बीडीओ होते हैं? कौन होते हैं जल्दी बताइए। तो याद रखिएगा यह आपका सरपंच हो जाएंगे। ठीक है, ग्राम कचहरी का जो प्रमुख होते हैं साथी यह आपका सरपंच हो जाएंगे, याद रखेगा। और यह साथी यह भी याद रखेगा कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2000
6 के अंतर्गत क्या किया गया था, तो ग्राम कचहरी की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। यह अंतिम आपका प्रश्न है, कह रहा आकाश का रंग नीला किस कारण से दिखाई देता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्लास 8-9 के बच्चों को अगर पढ़ाएंगे, साथ ही भौतिकी फिजिक्स, तो आप वहाँ पे इस चीज़ को पढ़ा पाएंगे, इस चीज़ को जान पाएंगे। ठीक है, तो किस कारण से होता है, तो याद रखिएगा साथ ही यह होगा कम तरंग दैर्ध्य का परिकर्ण के वजह से होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से साथ ही आपका मैथ और रीजनिंग का हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से अपने स्कोर को आप लोग बता दीजिएगा कि आपका स्कोर कितना हुआ है। ठीक है, आपका जीएस में कितना स्कोर हुआ है, साथ ही आप लोग से विनती है कि ज़रूर से बताएंगे। और साथ ही सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका मैथ रीजनिंग का है, सबसे पहला प्रश्न का आपका ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा क्या, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात करें तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा साथी। और क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करें तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सभी विद्यार्थियों, सभी साथियों का बहुत मांग है कि मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाया जाए, तो हम जल्द ही साथी आपको 2-3 दिन के अंदर में हम आपके लिए यह क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आपके लिए एक टीचर मंगाया जा रहा है जो कि आपको मैथ और रीजनिंग बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाएंगे। तो आपको सब कुछ यहाँ मिलेगा, जो भी आपका डिमांड है लगभग हम पूरा कर रहे हैं। जहाँ तक हम सक्षम होंगे हम बिल्कुल करेंगे, तो थोड़ा सा आप लोग पेशेंस बनाए रखें। सब लोग कमेंट में करते रहते हैं, टेलीग्राम पे हम देख रहे हैं बहुत तरह तरह के लोग बात कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं होता है। सब आदमी एक ही चीज़ कर लेगा कैसे, ये थोड़ा सा आपको समझना चाहिए। आप सब भी सब्जेक्ट में विद्वान नहीं होंगे, इसलिए थोड़ा सा आपको समझना चाहिए इस बात को। ठीक है, हम जल्द ही आपके लिए मैथ और रीजनिंग का भी क्लास का प्रावधान कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप लोग पेशेंस बनाए रखिए। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा साथी। क्वेश्चन नंबर 6 की बात की जाए तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करें तो इसका राइट आंसर आपका साथी यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 1, इसका राइट आंसर होगा। अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 8 की तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करें तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा साथी। एक सेकंड, यहाँ पे 3 हो जाएगा। थोड़ा सा इसको आप भी बनाया कीजिए। देखिए मैथ और रीजनिंग का बड़ी बात नहीं है, और आपको सबसे पहला बात बता दिया गया है कि मैथ और रीजनिंग का जो क्वेश्चन होगा वो सिर्फ 10th लेवल का होगा। अब इतना भी आप लोग नहीं बनाइएगा तो फिर आप, तो मैं ही क्या, सब कहेगा कि बिहार को आपका ज़रूरत नहीं है। बिहार को विकास चाहिए, बच्चों को नॉलेज चाहिए ताकि अपना बिहार विकास कर सके। और अगर इतना भी आप लेवल के नहीं होंगे तो फिर आप टीचर बनने योग्य नहीं हैं। इस बात को आपको समझना चाहिए। कम से कम 10th लेवल का तो मैथ आपको बनाने आना चाहिए साथी, इसी प्रकार से, ताकि अपना बिहार का फिर से बदनामी ना हो। इसको थोड़ा सा आपको मेहनत करना चाहिए। अगर सच में आपको सुपर टेट क्लियर करना है, सच में आप अपने आप को बिहार के टीचर के रूप में देखते हैं, तो थोड़ा सा आप लोग पे खुद से भी प्रयास कीजिए। ठीक है, सभी कुछ एक ही चीज़ पे नहीं छोड़ना चाहिए, थोड़ा सा इसको समझना चाहिए आपको। अगर बात करें हम क्वेश्चन नंबर 11 की, तो चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है साथी, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 12 की राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आगे हम बात करें तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 13 की बात की जाए तो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर साथी 3। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 साथी हो जाएगा। चलिए आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगर बात की जाए आगे तो यहाँ ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करें तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा। 20 की बात की जाए तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर साथी 3 हो जाएगा। अगर बात की जाए 21 की तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा साथी। अगर बात की जाए 22 की तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा साथी। और इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर आपका 25 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 24 का, सॉरी साथी, क्वेश्चन नंबर 24 का जो आपका आंसर होगा, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 25 का आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 26 का अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर साथी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 27 पे हम चलते हैं तो 27 का आपका यहाँ पे राइट आंसर
ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 28 की हम बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 29 की हम बात करें तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 13 की बात की जाए तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे साथी 3 हो जाएगा। 31 की हम बात करें तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हो जाएगा। 32 की हम बात करें तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 33 की बात करें तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 34 की हम बात करें तो यहाँ ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। 34 की हम बात करें तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 35 पे हम चलते हैं तो 35 का आपका ऑप्शन नंबर साथी यहाँ पे 3 हो जाएगा। 36 का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हो जाएगा। 37 का हम चलते हैं तो 37 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 38 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 39 का हम चलते हैं तो 39 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथी यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका 14 नंबर जो कि अंतिम प्रश्न है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से साथी आपका यह मैथ और रीजनिंग का प्रश्न होता है समाप्त। क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए, हम हमेशा बोलते हैं पेशेंस बनाइएगा तभी आपका सिलेक्शन होगा। हड़बड़ाने से कुछ नहीं होता है, एक दिन में कोई भी विद्वान नहीं बनता है। तो थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए और मेरे से जितना बन पा रहा है हम कर ही रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं। तो मैथ और रीजनिंग के लिए हम जल्द ही आपका टीचर को बुला रहे हैं साथी, वो आ रहे हैं और आपको बहुत बेहतरीन टीचर हैं, बहुत ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस है, यह आपको पहले ही क्लियर कर दें तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ाया जाएगा। थोड़ा सा आप लोग क्लास में बने रहिए और आप सभी से विनती है कि आप लोग शेयर जरूर किया कीजिए। आप लोग एक बार भी शेयर नहीं करते हैं, एक बार थोड़ा सा भी यहाँ पे मेंबर नहीं बढ़ रहा है साथी, अपना परिवार नहीं बड़ा हो पा रहा है, तो ये गलत बात है। हम लगातार आपके लिए मेहनत कर रहे हैं साथी, बेस्ट बुक जो आपके लिए मार्केट में है हम लेकर आ रहे हैं। तो थोड़ा सा आप लोग मेहनत कीजिए, बस इतना ही। टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको PDF वहाँ मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।